नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपने संधि का चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने संधि की परिभाषा और कुछ संधियां भी कर ली। लगभग जो हिंदी में इसकी रूपांतरण होती है वो तो कर ली हमने। दीर्घ कर ली, वृद्धि कर ली, गुण कर ली, आयादी कर ली, यण संधि कर ली। अब संस्कृत की जो मूलभूत दो संधियां हैं जो संस्कृत में मिलती है हिंदी में आपको नहीं मिलती है, वो आज हम यहाँ पे कर लेते हैं। करते हैं हम पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, देखिए संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप। संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब हो गया पहले वाला रूप। पहले वाले रूप का मतलब हो गया इस प्रकार से, यानी ये प्लस का निशान है, इधर भी शब्द होगा, इधर भी शब्द होगा। यहां पे जो शब्द आपको दिया हुआ है जिसके अंत में जो मात्रा होगी वो वही की वही रह जाएगी, यानी जो है वो वैसे की वैसी रह जाएगी। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप संधि है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रोसेस है। देखते हैं इसको। सबसे पहले इसी का भी सूत्र करते हैं। सूत्र प्रत्येक चीज का एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। इसका सूत्र कौन सा है? एंग पदांता दति। यानी ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि एंग, ठीक है, प्लस में क्या हो? यदि ए हो, एंग के बाद में क्या हो? यदि हो। देखो एंग पदांता, पदांता का मतलब क्या हो गया? पद के अंत में, यानी पूर्व रूप संधि है तो स्वाभाविक सी बात है कि पूर्व पद के अंत की बात करेगा। ये कह रहा है कि पूर्व पद के अंत में तो क्या हो? एंग हो। पदांत, पद के अंत में क्या हो? पूर्व पद के अंत में तो क्या हो? एंग हो। आगे क्या हो? ए हो। तो ये एंग है वो यही के यही रह जाएंगे, और ए जो है इसका क्या बन जाएगा? अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। यानी कुछ कंडीशन इस प्रकार की हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि एंग क्या होते हैं। तो एंग यहां पे मैं लिख देता हूं। एंग, एंग किसको कहा जाता है? ए और ओ। कहां से आया ये माहेश्वरी सूत्रों से आया। आई ओन रिलिक ए ओंग। देखो ए सूत्र क्या बनता है अपना? सूत्र बनता है अपना ए ओंग, इस प्रकार बनता है। हलंत रहता है तो इसने यहां से ए ले लिया, यहां से अंग ले लिया, बीच में क्या आ गया? ए और ओ आ गया। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। ए और क्या आ गया? ओ आ गया। ए और ओ यानी एंग। संस्कृत में इनको क्या कहोगे आप? एंग कहोगे। एंग है, एंग का मतलब क्या हो गया? ए और ओ, यानी पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो, उसके बाद में यदि क्या हो? ए हो, तो इस ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। कौन सा चिन्ह हो जाता है? ये जो आधा आप इस प्रकार का सहसा देखते हो ना इंग्लिश वाला, ये आधा ए होता है, ये इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह, ठीक है। ये क्या हो जाता है? ए का हो जाता है। जैसे मान लो इधर आ गया ओ, ठीक है, ओ के बाद में क्या आ गया? ए आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी अपनी बात? ओ के बाद में आया है तो ओ है, ये तो पूर्व रूप का पूर्व रूप रह जाएगा। ये जो है ये तब्दील हो जाएगा, इसका बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। जैसे मान लो ए आ गया, ए के प्लस में क्या आ गई? ए आ जाए तो कोई बात नहीं है, ए और ए का बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। इस प्रकार की कंडीशन है वो उदाहरणों में बन जाएगी। हाँ, आएंगे कौन से? ए और ओ ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। वो क्या आएंगे? पदांत। पदांत का मतलब हो गया पद प्लस अंत, यानी पूर्व पद के अंत में अगर एंग रहते हैं और एंग के बाद में इसकी संधि विच्छेद करोगे तो निकलेगा पदांत प्लस अति, यानी अति का मतलब हो गया ए रहता है तो पूर्व रूप है वो वही का वही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, और ए है इसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है। देखते हैं उदाहरण इसके। बिल्कुल सिंपल सी संधि है, सबसे सरल संधि है। देखो जैसे हमने किया को प्लस अपी, को प्लस किया अपी, इधर क्या आया? ओ आ गया। इधर क्या है? ए है। तो हमने क्या कहा कि ए या ओ प्लस में क्या हो?
ए हो तो ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, ये वह का वही रह जाएगा। इधर देखो ओ के बाद में क्या है, ए आ गया, तो ये तो सेम ही रह जाएगा, को का कोई रह जाएगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ अपने को करनी नहीं है, कोई तब्दीली नहीं करनी। और ये है ए का अवग्रह चिन्ह बना दो, ठीक है, बन गया जी। आगे क्या है, पी है, ये शब्द आपका क्या बन जाएगा, कोअपी। क्या बनेगा ये, कोअपी। हाँ, इसको डे नहीं बोलना है, कोई ये बोलने लग जाए कि कोडपी है ये, तो कोडपी नहीं है ये क्या है, कोअपी। जैसे सो प्लस अपी, क्या बन जाएगा ये, इधर ओ है इधर ए है, ओ प्लस क्या आ गया, ए आ गया, तो इस ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, सो अपी। जैसे वने प्लस अस्मि, वने प्लस अस्मि, ए है क्या, ए है आगे, तो ए अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, सीधी सी बात है, वने का वने ही रह जाएगा, और ए का अवग्रह चिन्ह आगे स्मिन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वने स्मिन हो जाएगा। जैसे ग्रामे प्लस में अपी, क्या बन जाएगा, ग्रामे अपी। जैसे ग्रामे प्लस अस्मिन, क्या बन जाएगा अपना, ग्रामे अस्मिन। इसी प्रकार जैसे नगरे प्लस अपी, क्या बन जाएगा, नगरे अपी। इसी प्रकार वृक्षे प्लस अपी, क्या बन जाएगा अपना, वृक्षे, और अवग्रह चिन्ह अपी। तो सिंपल सी बात है। हाँ, अगर इसको अलग अलग करना है तो क्या करना है अपने को, अगर मान लो ये उदाहरण आ जाए और इसको अलग अलग करना पड़ जाए तो क्या करोगे, ये जो अवग्रह चिन्ह है इसकी जगह ए लगाओ, लगा दिया, पी है, इसकी जगह लगा दो, इधर बड़ा इधर लिख दो, इधर बड़ा इधर लिख दो, बीच में आ जाएगा आपका प्लस का निशान। तो कहने का मतलब हो गया पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि को पूर्व रूप संधि क्यों कहा, देखो हमने कल चर्चा की थी कि दीर्घ संधि को दीर्घ संधि क्यों कहा, क्योंकि अक्षर बड़े होते हैं। यण संधि को यण संधि क्यों कहा, क्योंकि यण वर्ण होते हैं। वर्धी संधि को वर्धी संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी होती है मात्राओं की। गुण संधि को गुण संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि ए के साथ में ई मिलकर के गुण रूप धारण कर लेते हैं। अयादि संधि को अयादि संधि क्यों कही, क्योंकि अय इत्यादि की ध्वनि आती है, इसीलिए अयादि संधि को अयादि कहते हैं। उसी प्रकार पूर्व रूप संधि को पूर्व रूप क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्व रूप का मतलब हो गया ये रूप, ये रूप है वो चेंजेबल नहीं है, वो परिवर्तनकारी नहीं है। पूर्व रूप है वो सेम का सेम ही रह जाएगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा, इसीलिए इसको पूर्व रूप कहा जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें, हम परिवर्तन आगे कर रहे हैं क्या, कि ये जो ए आ रहा है इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसका अवग्रह चिह्न कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ही। पूर्व रूप संधि है वो अपनी पूर्ण हो गई है, छोटी सी संधि बिल्कुल, और इसी के जैसी है पर रूप। पर रूप, पर रूप। देखो पहली जो संधि हमने की थी वो थी पूर्व रूप। बात को थोड़ी सी समझना गहराई से। पहली जो संधि की थी वो थी क्या, पूर्व रूप। पूर्व रूप में हमने क्या रखा, पहला जो पद था उसको सेम रखा। अब क्या है, रूप तो वही है लेकिन अब की बार पूर्व नहीं है, पर है। पर का मतलब क्या हो गया, आगे वाला शब्द, यानी जो प्लस का निशान लगाते हैं उसके आगे वाला शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे, देखो इसका सूत्र कौन सा है, पर रूपम, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम का मतलब क्या हो गया, पहले एंग कहां पे थे, पहले एंग थे पूर्व पद के अंत में। अब ये क्या कह रहा है कि एंग किधर हो, पर पद पे हो, यानी दूसरे पद पे हो, तो उनको क्या आदेश होता है,
पर रूप आदेश होता है। पर रूप आदेश का मतलब हो गया जो है वो वैसा का ही वैसा ही रह जाएगा। यानी देखो इसकी परिभाषा हम क्या बनाएंगे, देखो ए से अंत होने वाले उपसर्ग, उपसर्ग कितने होते हैं, दो हम इस दिया था 22 होते हैं, और 22 में से ए से अंत होने वाले, आ से अंत होने वाले कितने हैं, दो ही है, एक तो प्र और एक है उप, यही समझ लो आप, प्र और उप। इसके बाद में क्या हो, यदि एंग हो, एंग का मतलब क्या दे, ए या ओ से शुरू होने वाली धातुएं हो, ए या ओ से शुरू होने वाली धातुएं हो, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, वो जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया उप प्लस ए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये वर्धी संधि की बाधक है। वर्धी संधि की बाधक का मतलब वर्धी संधि में ए के बाद में ए आते ही हम फिर क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये वर्धी संधि का अपवाद, यानी वर्धी संधि का एक, वर्धी संधि की बाधक संधि कह सकते हो, वर्धी संधि की अपवाद संधि कह सकते हो। ए है तो ये इधर आगे क्या बन जाएगा, उपे ही रह जाएगा, इसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है। बस एक दो ही उदाहरण है इसके सिलेक्टेड, वही आते हैं। जैसे उप प्लस औषधि क्या बन जाएगा, उपोषधि। जैसे प्र प्लस एजते क्या बन जाएगा, परेजते। बस दो ही उदाहरण, उप प्लस औषधि। देखो इधर क्या है, ऐसे अंत होने वाला उपसर्ग उप है और इसके बाद में ओ आया है, तो हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया है, ये सेम का सेम रख गया और बन गया क्या, उपौषधि। प्रे प्लस एजते कुछ परिवर्तन नहीं किया, हमने बना दिया परेजते। यही संधि आपकी कौन सी, पर रूपम संधि। पर रूप संधि का सूत्र कौन सा होता है जी, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम क्या कहता है कि ए या आ से अंत होने वाले उपसर्गों के बाद अगर ए या ओ से शुरू होने वाले धातु हो तो वहां पे पर रूप आदेश होता है। पर रूप का मतलब वो चीजें सेम की सेम रह जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उप प्लस औषधि है, हमने बना दिया उपौषधि। इसके बाद में प्र प्लस एजते है, तो हमने बना दिया प्रेजते। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगी। एक दो बार वीडियो अगर समझ में ना भी आए तो एक दो बार देख लेना, इसको दो बार देख लेना, तीन बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। इसके बाद में इसी पर रूप संधि का एक सूत्र और है। इसी पर रूप संधि का सूत्र कौन सा है, ध्यान से देखना। सकंध्वा आदिषु पर रूपम वाच्यम। सकंध्वा आदिषु पर रूपम वाच्यम, क्या बोलोगे इसको, सकंध्वा आदिषु पर रूपम वाच्यम। देखो इसकी संधि करते हैं फिर इसका पता चल जाएगा। इसकी संधि करेंगे तो निकलेगा क्या, सकंधु प्लस आदिषु, यह संधि हो जाएगी जी, हो जाएगी। ये कह रहा है कि सकंधु आदिषु, सकंधु आदि शब्दों में, पदों में पर रूप वाच्यम, पर रूप संधि होती है, यानी उसको पर रूप संधि कहा जाता है। कैसे, इसमें एक चीज होती है, क्या, इसमें एक सूत्र लगेगा आपका, आचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी का मतलब क्या होता है, अच प्लस अंत्य, यानी अंतिम अच की क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा का मतलब सीधा सा लोप हो जाता है। देखो कैसे, जैसे हमने बनाया सक प्लस अंधु, हमने बनाया क्या, सक प्लस अंधु। तो देखो बनना क्या चाहिए इसका, दीर्घ संधि के हिसाब से, क्योंकि इधर ए है इधर भी ए है, क्या हो जाता है, आ होती है, आप क्या बनाते, सकांधु बनाते, लेकिन इसका सकांधु बनेगा नहीं, क्योंकि ये सूत्र के हिसाब से क्या बनेगा, अपवाद होगा दीर्घ संधि का। तो इधर क्या बन जाएगा, ए है, लेकिन आगे अचो अंत्यादि सूत्र इसमें काम करेगा, वो सूत्र इसमें लगेगा, तो अंतिम अच का मतलब क्या हो गया, स्वर, उसकी ये क्या कर देगा, लोप कर देगा। जैसे सक है तो इसमें क्या है, ए है, यानी इसको ऐसे करोगे
से, कै, ए, एन, धु, इस प्रकार निकलेगा, है ना। कुछ परिवर्तन नहीं किया है। तो देखो ये अंतिम ए है, इस पद का अंतिम ए है यानी स्वर है, इसका ये लोप कर देगा, इसकी टी संज्ञा कर देगा। ये टी संज्ञा होता है, ये गया तो से और कै, ये जो कै है अब ये ए है वो इसके अंदर आएगा, तो ये क्या वापिस पूरा हो गया। आगे क्या बच गया, अंधु, यानी दीर्घ न होकर के यहाँ पे पर रूप आदेश हो जाता है, सकंदु का सकंदु ही वापिस रह जाएगा। ये स्कंधु, जैसे करक प्लस अंधु, तो यहां पे क्या है, वही कहानी है, करकंधु, क्या बन जाएगा इसका, करकंधु। जैसे पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि अंतिम स्वर की होगी। अब थे को होगा गुरुजी तो स्वर कोई नहीं, क्योंकि तय हलंत है, इसका मतलब ये तो व्यंजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे स्वर मिले वहीं से उसकी टी संज्ञा कर दो। यहाँ पे स्वर मिलेगा आपको यहाँ पे जाके, पतत में स्वर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टाइप हो गई, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जोड़ के लिए क्या होगी, तो पतंजलि। जैसे मनस प्लस ईशा, क्या बन जाएगा ये, मनीषा, क्या बन जाएगा ये, मनीषा। मनस प्लस ईशा बराबर मनीषा। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं, यही सिलेक्टेड हैं और लगभग एग्जामों में यही आते हैं, चाहे कितना ही, चाहे 10वीं क्लास का एग्जाम हो, चाहे 12वीं क्लास का एग्जाम हो, आगे चाहे बीए का एग्जाम हो, एमए का हो, और चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, अगर इस संधि के सूत्र के तहत पूछता है तो एग्जामिनर रीट में तो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, संस्कृत से संबंधित कोई एग्जाम हो, इस सूत्र से संबंधित एग्जाम्पल पूछता है तो लगभग ये उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार अपनी सबर संधि कंप्लीट हो गई है। इसमें हाँ कुछ एक अपवादों के सूत्र रहे हैं, वो हम कल करते हैं। और रही बात, साथ साथ में रीट की भी बात बता देता हूं कि रीट का जो परफॉर्मा है वो जारी हुआ है कि जनरल को कितने नंबर चाहिए, ओबीसी को शायद 55% चाहिए, जनरल को 60%, इससे अलावा ये 36% तक आंकड़ा दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को 55% चाहिए। तो संभवतः विज्ञप्ति जारी होने का काम डाउन शुरू हो गया है। तो रीट के अभ्यर्थियों से भी मेरा निवेदन रहेगा और एक आदेश भी रहेगा कि अच्छे से और जमकर तैयारी कीजिए, जल्दी आपके सामने विज्ञप्ति होगी और पेपर होगा। हाँ, रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण चल रहा है, व्याकरण रीट में 10वीं तक आता है, तो 10वीं की किताब तक का व्याकरण हम पढ़ लेते हैं तो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि 10वीं क्लास की जो किताब है स्पंदना, उसको सभी रीट के विद्यार्थी पढ़ें। इसके अलावा रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधि कुछ एक तो हमने वीडियो बना रखी है और जैसे ही समय मिलेगा तो शिक्षण विधियों की जो वीडियो है वो अलग से मैं और बना दूंगा खास रीट के लिए। धन्यवाद। आज की कक्षा यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ये पढ़ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।